हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को सादर प्रणाम। यह हमारा सीटेट 2023 का सेशन है जिसमें हम आपको मैथ विषय का जो सिलेबस है उसे आपको हम अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हमारा पिछले वीडियो में जो नंबर सिस्टम का जो टॉपिक था, तो कुछ टेक्निकल के प्रॉब्लम से वो वीडियो हमारा शूट करते वक्त हमारा स्मार्ट बोर्ड बंद हो गया था। तो हम इसको सेकेंड वीडियो में हम नंबर सिस्टम में आपके सीटेट सिलेबस में पेपर 1 और पेपर 2 में जो सिलेबस है उसे हम आपके सामने समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, हम पहले आपको बताते हैं कि नंबर सिस्टम में आपके पेपर 1 और पेपर 2 में क्या है। और अगर आप जो है कि नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर आप उसमें देखिएगा नंबर सिस्टम का एक वीडियो हम उसमें डाल चुके हैं। तो देखिएगा, हमने आपको उस वीडियो में हम चर्चा क्या किए थे, थोड़ा आप देखिएगा। तो उस वीडियो में हमने आपको जैसे बताया था कि संख्या के बारे में, स्थानीय मान और अंकीय मान, इसके बारे में हमने पूर्ण चर्चा कर चुके थे। ये अब संख्या के बारे में क्या हुआ कि हमने आपको जैसे क्या बताया था, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और प्राकृतिक संख्या किसके अंतर्गत आता है, पूर्णांक के अंतर्गत ये आता है। फिर हमने आपको सम संख्या के बारे में बता दिया था, विषम संख्या के बारे में बता दिया था, अभाज्य संख्या के बारे में बता दिया था, और क्या बता दिए थे, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इतने टॉपिक पे हम आपसे चर्चा कर चुके थे और कुछ क्वेश्चन भी इस टाइप में जब बन सकते हैं हमने भी आपको वो बताया था। तो थोड़ी थोड़ी आप यहाँ भी जान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या हमारी वे संख्याएं होती हैं जो 1 से लेकर 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक होती है, वे हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और सिंपल सी बात है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अगर हम इसी के आगे हम 0 लगा दें, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत, ये हमारी कौन सी संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। और सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं। हम इसी तरह हम सारा बताए हैं, उसमें अच्छे से समझाए हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल पे जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा और पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो हम इससे आगे हम चर्चा करते हैं कि इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कि अब इस पे हम चर्चा कर देंगे। तो क्वेश्चन देखिएगा कि अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा है। ये देखिए, हमने आपको ये सारा हमने आपको बता दिया था। सह अभाज्य भी संख्या बताया था। सह अभाज्य संख्या में हमने आपको क्या बताया कि ऐसी संख्याएं, सह अभाज्य संख्या, ये टाइप गलत है, लिखा जाएगा, देखिएगा, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या ये हमारा है। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका कॉमन 1 होता है। अर्थात जैसे 2 अभाज्य संख्या हम लेते हैं, तो आपसे अगर पूछे ये बताइए क्या ये सह अभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सह अभाज्य संख्या है। आपसे सामने वाला पूछेगा क्यों अभाज्य संख्या है, तो आप उससे बोलिएगा क्योंकि इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है 1 के अलावा। तो ये हमारा पहचानने का जो ट्रिक है, या समझिए या बेसिक नॉलेज समझ लीजिए कि सह अभाज्य संख्या पहचानने का एक ही तरीका होता है कि वो दो, पहली बात तो वो दोनों अभाज्य संख्या होगी। तो उसमें आप ये देखिएगा उस दोनों अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य का मतलब ही होता है जिसका कोई खंड ना हो। अगर कोई खंड नहीं होगा तो उसमें कोई कॉमन भी नहीं होगा। जैसे आप ले लेंगे क्या, 3 और 5, तो क्या ये 3 और 5 सह अभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। कहेंगे क्यों अभाज्य संख्या, कहिएगा क्योंकि इस दोनों संख्याओं में 1 के अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो ये संख्या सह अभाज्य संख्या होगी। अगर यहीं पे आपसे पूछ ले क्या 3 और 6 बताइए सह अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आप कहेंगे कि 3 और 6 सह अभाज्य संख्या नहीं है। आपसे पूछेगा क्यों नहीं है, तो आप बोलिएगा क्योंकि इसमें जो है 3 कॉमन है। 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 एकम 3, 3 दो नहीं 6। ये देखिए, एक तो पहली बात 1 भी कॉमन हुआ जो डेफिनेटली सब में कॉमन होता है, उसके अलावा ये हमारा 3 भी कॉमन हो गया, इसलिए यह संख्या सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो अब देखिएगा, हमने आपको ये भी बताया। अगला देखिएगा, हमने आपको जो टॉपिक बताया था अगला टॉपिक ये देखिएगा, संपूर्ण संख्या। यही टॉपिक पे हम आपको बता रहे थे, तो क्या हुआ था, शट डाउन हो गया था स्मार्ट बोर्ड। तो अब देखिएगा
संपूर्ण संख्या का मतलब ये होता है कि पहली बात संपूर्ण का इंग्लिश शब्द होता है परफेक्ट। तो आप ही सोचिए अपने आप में परफेक्ट कौन होता है? अगर अपने आप में परफेक्ट कौन होता है, या अपने देखिए कोई भी शब्द हो, कोई भी संख्या हो, तो आप उसको पढ़ते वक्त उसके बारे में आप विचार कीजिए, आपके माइंड में कुछ ना कुछ जरूर क्लिक करेगा, जो आपका अंतर्ध्यान होगा, जो आपका आंतरिक रिमाइंड होगा, आंतरिक माइंड होगा, वो आपको कुछ ना कुछ सूचना जरूर देगा। तो संपूर्ण संख्या, तो अब देखिए सोचिए कि इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड करने पर उन गुणनखंडों का योग दुगना हो जाता है, वे सभी संख्याएं संपूर्ण संख्या कहलाती हैं। अब देखिएगा कैसे, कि अगर हम यहाँ पे जैसे ले लें छा, क्या ले लें? छा। अगर आपको गुणनखंड नहीं निकालना आता है तो आप जो है कि यहाँ देखिएगा, थोड़ा समझिएगा, उसके बाद जब आपको हम गुणनखंड आपके सिलेबस में है वो चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको डिटेल, हम उसमें गुणनखंड के जितने भी बेसिक से लेके एडवांस तक जितने भी हैं आपके सीटेट में, उतना हम आपको समझाएंगे और समझ आएगा केवल एक वीडियो में, 40 मिनट के वीडियो में। तो अब देखिएगा कि अब इसका गुणनखंड क्या होगा। गुणनखंड का मतलब हुआ कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 6 को काट सकती है। तो पहली बात तो हमारा कौन सा है? एक है, एक जो है सभी को काट देता है। और दूसरा हमारा क्या होगा? 2 होगा, 2 भी 6 को काट देगा। तीसरा हमारा कौन सा होगा? 3 होगा, 3 भी काटेगा, 3 दूनी 6 होगा। और चौथा हमारा 6 स्वयं होगा। तो अब ये देखिए 4 संख्याएं हैं, कौन सी हैं? 1 2 3 6, जो संख्या 6 को पूर्णतः विभक्त कर देंगी। तो आपको पढ़ना है, जानना है संपूर्ण संख्या। तो संपूर्ण संख्या का आपने डेफिनेशन पढ़ा कि ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग उन संख्याओं से दुगना हो जाता है, वे सभी संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो अब आप इसको जोड़िएगा, देखिएगा ये, अब इसको आप जोड़ देंगे तो अब 3 3 6 6 12, देखिएगा अब ये इस गुणनखंडों का योग कितना आ गया? 12 आ गया। और संख्या हमारी क्या थी? 6 हो गई। तो अब इसका दुगना हमारा क्या होगा? 6 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, अर्थात इस संख्या का दुगना कितना आ गया? 12 आ गया। तो आपसे कहेगा क्या ये 6 संपूर्ण संख्या है? तो कहिएगा बिल्कुल हाँ, 6 संपूर्ण संख्या है। क्यों? क्योंकि इस संख्याओं के गुणनखंडों का योग कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ? संपूर्ण संख्या हुआ। तो अब ऐसी भी अगर कोई भी संख्या अगर आपसे पूछे तो आप तुरंत उसका गुणनखंड निकालिएगा और गुणनखंड का योग करिएगा। अगर जो है उस संख्या से गुणनखंडों के का योग दुगना आ जाता है तो समझिएगा वो संख्या संपूर्ण संख्या है, और नहीं आता है तो आप तुरंत क्लिक करिएगा ये संख्या संपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, आपके सीटेट के लिए जो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा अब आपके सीटेट के लिए देखिएगा ये आ गया। देखिएगा हम आपको वही बता रहे हैं आपके जो सीटेट के सिलेबस में है, और जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं ऑनलाइन मोड पर 21 और 22 में हमने आपको जो है कि टॉपिक वाइज समझाने का प्रयास किया हूं। और इसके बाद मैं आपको एक क्लास जो है कि नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस दूंगा। प्रैक्टिस वो भी कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं रहेगा, सिर्फ आपके 2021 और 22 में जो ऑनलाइन मोड में पेपर हुए हैं वही क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो आप देखिएगा जरूर। तो देखिएगा कि जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, कि सीधे आपको ये जानना है कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिन 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 होता है। तो सीधे आप यहाँ ट्रिक ही देख लीजिएगा कि यहाँ पर क्या एक शब्द जुड़ा है? जुड़वा शब्द। जुड़वा किसे कहते हैं? जो क्या होता है? 2 लोग होते हैं, 2 लोग सेम होते हैं, क्या होते हैं? जुड़वा किसे कहते हैं? जैसे अगर कहेंगे कि आप जुड़वे भाई हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसा एक व्यक्ति और है जो आपकी तरह हूबहू दिखता है। तो जुड़वा शब्द का मतलब यही हुआ। तो अब यहाँ कहा है कि जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो पहली बात आप ये जानिएगा कि 2 अभाज्य संख्या होगी। जैसे हमने ले लिया एक संख्या 2 और क्या ले लिया, और दूसरी संख्या हम ले लिए क्या ले लिए हम ले लिए 5। क्या ले लिए?
5 ले लिए। तो आपसे ये पूछे कि बताओ क्या ये 2 और 5 जुड़वा भाज्य संख्या है, तो आप ये देखिएगा डेफिनेशन में आपने पढ़ा है कि जुड़वा भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। तो आप यहां देखिएगा अंतर करिए तो 5 में से 2 गए कितना होगा, 3 होगा। तो अब क्या ये जुड़वा भाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अभी तुरंत पढ़ा कि 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है, तभी वे जुड़वा भाज्य संख्या कहलाएंगे। तो यहाँ कितना आ गया, 3। अब यहीं पे आप ले लीजिए दूसरा संख्या, आप क्या ले लेंगे, आप जैसे कर लीजिए 5,7। आपसे पूछे क्या ये जुड़वा भाज्य संख्या है, तो आप इसको चेक करिएगा। तो 7 में से 5 घटाइएगा, 7 - 5 बराबर कितना आ गया, 2। कितना आ गया, तो इन 2 संख्याओं का अंतर कितना आ गया, 2 आ गया। अर्थात ये संख्या क्या होगी, जुड़वा भाज्य संख्या कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि इन 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 आ गया। इसी तरह फिर आप देखिएगा जैसे 3,5 आपसे पूछे क्या ये दोनों जुड़वा भाज्य संख्या है, तो आप बिल्कुल कहिएगा हाँ। क्यों है? क्योंकि 5 और 3 का अंतर कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए आपसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, थोड़ा क्वेश्चन भी आप समझ लीजिएगा। अगर आपसे जैसे क्वेश्चन कह दे कि क्वेश्चन देखिएगा, कह दे निम्न में से जुड़वा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब देखिएगा, अब आपके ऑप्शन में नंबर 1 लिख दिया, ले लीजिए 3,5। दूसरा ऑप्शन लिख दिया 2,5। तीसरा ऑप्शन लिख दिया 3,7 और चौथा ऑप्शन लिख दिया नन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिएगा, अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा। पूछा कि निम्न में से जुड़वा भाज्य संख्या है, पहला ऑप्शन 3,5 रख दिया, दूसरा ऑप्शन 2,5 रख दिया, तीसरा 3,7, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको सर्वप्रथम ये पता होना चाहिए कि जुड़वा अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो आपने जाना है जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 होता है। तो आप ऑप्शन में देखिएगा कि इन अभाज्य संख्याओं में से किस 2 संख्याओं का अंतर 2 है। तो आप पहले देखिएगा 3,7, तो 3 और 7 का अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये जुड़वा भाज्य संख्या होगी। तो आप कहिएगा, ये देखिएगा, तो आप कहिएगा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि इसका अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। दूसरा ऑप्शन 2,5, 5 और 2 का अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो क्या ये जुड़वा भाज्य संख्या होगी? नहीं होगी, क्योंकि अंतर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। दूसरा अब देखिएगा, पहला ऑप्शन 5 और 3 का अंतर कितना आएगा, 2 आएगा। तो आपको चाहिए क्या कि 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 ही आना चाहिए। तो अर्थात पहला आंसर आपका सही हो गया। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा जो आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट टॉपिक में आ गया आपका चक्री। देखिएगा चक्री, अब देखिएगा चक्री संख्या सुनने पर ही आपको पता चलता होगा। आप अपने माइंड पे थोड़ा जोर दीजिए चक्री का मतलब होता क्या है। कि चक्री का मतलब, अगर हम जैसे कोई चीज है, अगर पेन को हमने फेंक दिया, अगर इस पेन को लिया हमने फेंक दिया, तो ये अब एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली गई, ये अपना स्थान परिवर्तित कर लिया। तो क्या ये चक्री हुआ? नहीं हुआ। अगर हम इसी पेन को हम बार बार ऐसे घुमाते रहें, अब देखिएगा पेन तो वही है और ये क्या कर रहा है, स्थान परिवर्तित ना करके ये देखिएगा घूम रहा है। कि अर्थात वही संख्या है, अर्थात वही चीज है, चीज में कोई परिवर्तन नहीं है, सब वस्तु वही है, लेकिन वही संख्या ऐसे क्या हो रहा है, चक्री अर्थात नाच रहा है, घूम रहा है। तो ये हमारा इसका मतलब क्या हुआ कि ये चक्री हुआ। अगर हम इसको फेंक देंगे तो वस्तु में परिवर्तन हो गया। अगर वस्तु में परिवर्तन हो जाए तो वो चक्री नहीं कहलाता। अगर वही वस्तु अगर बार बार घूमे या वही संख्या बार बार घूमे तो हम उसे क्या कहेंगे, चक्री संख्या कहेंगे। तो आप डेफिनेशन में आप खुद ही समझिएगा, व्यवहारिक रूप में है कि अगर वही संख्या बार बार अगर घूमे, क्या हो, बार बार घूमे, तो वही संख्या चक्रीय संख्या होगी। अगर हम जो है कि उसको घुमाने पर, गुणा करने पर अगर संख्या बदल जाए तो वो चक्रीय नहीं होगा।
अब डेफिनेशन देखिएगा, किसी संख्या में अगर 2 से गुणा करने पर वही संख्या बार बार रिपीट होता है, अर्थात स्थान तो बदल दे। अगर हम जैसे इसको घुमाएंगे तो यहाँ का संख्या यहाँ हो जाए, अर्थात इकाई के स्थान पे दहाई आ जाए, दहाई के स्थान पे इकाई आ जाए, सैकड़ा के स्थान पे दहाई चला जाए, तो संख्या वही रहे बट स्थान बदलता रहे, वो घूमता रहे एक दूसरे के स्थान पे, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? चक्रीय संख्या कहलाएगी। कैसे? तो आप देखिएगा कि अगर हम यहीं पे एक संख्या हम क्या ले लेते हैं कि मान लीजिए हम ले लिए क्या 14, 28, 57, क्या हुआ? 57। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि चक्रीय संख्या का डेफिनेशन आप पढ़ा है कि ऐसी संख्या जिसमें 2 से गुणा करने पर वही संख्या रिपीट हो और स्थान बदल ले और संख्या वही रहे, तो वे संख्याएं चक्रीय संख्या कहलाती हैं। अब जैसे 14, 28, 57 इकाई के स्थान पे 7 है, दहाई के स्थान पे 5 है, सैकड़ा के स्थान पे 8 है, और उसके बाद 2 है, फिर 4 है, फिर 1 है। अब इसमें आप 2 से गुणा करिए, तो हमने इसमें 2 से गुणा किया, तो जब 2 से गुणा किया तो देखिएगा 2 7 14, और फिर 2 पंचे 10, 2 8 16, 1 17, और फिर 2 दूना 4, 1 5, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। अब आप देखिएगा क्या इसमें कोई नया अंक आया? आप देखिएगा चक्री वही संख्या घूमा। देखिए अब यहाँ पे देखिएगा 2 है, 2 यहाँ भी है, या फिर आप सीधे देखिएगा 14, तो 2 अंक लीजिएगा। ये देखिए 14 यहाँ भी आया, 14 फिर आया, ये देखिए 28 है, ये देखिए 28 है, ये 57 है, ये 57 है। कोई नया अंक आया? नहीं आया। तो आपसे अगर जैसे ऑप्शन में आपसे दे दे, अगर पूछे ये बताइए कि इनमें से कौन सी चक्रीय संख्या है, तो आप उसमें तुरंत 2 से आप गुणा करिएगा। अगर 2 से गुणा करने पर अगर वही संख्या रिपीट होता है, अर्थात इकाई के स्थान पर जैसे आप देखिए 14 यहाँ था, अब 14 लास्ट में चला गया, लेकिन 14 ही आया, या आप कहिएगा 4 यहाँ था, 4 यहाँ पे किसके स्थान पे था? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 के स्थान पे था, तो अब यहाँ 4 किसके स्थान पे आ गया? इकाई के स्थान पे आ गया। अब यहाँ 7 इकाई के स्थान पे था, यहाँ किस पे आ गया? सैकड़ा पे आ गया। तो आप देखिएगा संख्या वही बार बार घूमता ही रहेगा, संख्या वही रहे और कोई नया अंक ना जुड़े, तो वे सभी संख्या चक्रीय संख्या कहलाती हैं। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक में क्या है तो देखिएगा आपसे। अब देखिएगा अब यहां आपसे थोड़ा क्या पूछा है, देखिए दशमलव संख्या। हमने आपसे कहा ना कि हम सीटेट में हम आपको वही पढ़ाएंगे जो आपके सिलेबस में, अदर हम यहाँ पे हम कुछ चर्चा करने वाले नहीं हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या के बारे में आपसे देखिएगा, आप पढ़िएगा कि अब देखिएगा कि दशमलव संख्या क्या होती है। आप थोड़ा आप समझिएगा कि दशमलव का मतलब पहले ये जानिएगा कि दशमलव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं। आप देखिएगा थोड़ा समझिएगा कि दशमलव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पॉइंट से। ये हमारा जो बिंदी होता है हम इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ये हमारा दशमलव होता है। अगर मान लीजिए कि अगर जैसे आपसे दे दिया कोई भी संख्या, अगर हम यहाँ पे ले लेंगे क्या 2/5, क्या ले लेंगे 2/5, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो एक हिस्सा है, तो इस 2 हिस्से में कितने भाग होंगे? 5 भाग होंगे। तो हम ये चर्चा आपको बताएंगे कहाँ पे? जब आपको हम भिन्न चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम इसकी चर्चा अच्छे से बताएंगे, और वहीं आपको दशमलव का जो है कहाँ से ये दशमलव निकला इसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि ये भिन्न से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ सिर्फ हम आपको दशमलव का अर्थ समझाने का प्रयास करेंगे कि आपसे क्वेश्चन में पूछेगा क्या सीटेट में, क्योंकि आपको सीटेट क्या करना है, आपको जो है कि 110 प्लस लाना है, ये आपका टारगेट है ये। तो आप देखिएगा कि अब 2/5 है, तो आप ये जानिएगा कि अगर हम देखिएगा कि अगर हम कह दे कि अब इसको भाग करना है, 2 को किससे भाग करना है? 5 को। अगर 5 को भाग करना है तो आप जानते हैं किसी संख्या को कोई संख्या तभी काट सकती है जब वह संख्या उस संख्या से
बड़ी हो। तो आप यहाँ देखिएगा कि 5 2 को तभी काट सकती है जब 2 5 से बड़ी हो, लेकिन यहाँ उल्टा है, 2 5 से छोटा है। तो अब वहीं पे किसका यूज आता है? दशमलव का यूज आता है। तो हम सिर्फ आपको यहाँ दशमलव का अर्थ समझाएंगे और दशमलव का यूज और दशमलव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, दशमलव क्यों आया, कहाँ से आया, इसका हम चर्चा आपसे भिन्न के चैप्टर में करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो हम यहाँ दशमलव बढ़ा देते हैं और यहाँ क्या, एक जीरो बढ़ा देते हैं। तो अब यहाँ पे एक जीरो का मतलब ये हुआ कि दशमलव का अर्थ हमेशा क्या अब यहाँ से निकलेगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगाए, तब यहाँ 5 चौक 20, अब यहाँ पे हमारा शेषफल 0 आ गया। तो अर्थात 2/5 को भाग करने पर कितना आया, 0.4, 0.4 आया। क्या आया, 0.4 आया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई संख्या पूर्ण रूप से ना कटे तो वहां पर किसका यूज किया जाता है, दशमलव का यूज करके उस संख्या को हम काटते जाते हैं। तो लेकिन कोई संख्या ऐसी होती है जो एक अंक के बाद कट जाती है, और कोई संख्या ऐसी होती है कि जो कटती नहीं है, बार बार चली जाती है। जैसे भी यहाँ 2/5 था, ये कट गया। तो अगर अब यहीं पे एक संख्या और जैसे ले लें, क्या ले लें, अगर मान लीजिए 1/3, क्या हो गया, 1/3। अगर हम इसको भाग दें, अगर हम 1 को भाग किस में देंगे, 3 में देंगे, तो यहाँ दशमलव हुआ, यहाँ 0 हुआ। अब कितना जाएगा, 3 त्रिका 9, 10 में से 9 गए 1। अगर हम एक बार दशमलव ले लिए हैं तो तब हम दोबारा दशमलव नहीं लिखते हैं। कोई भी चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर एक बार दशमलव यूज है तो वहां पे दोबारा दशमलव लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वही एक दशमलव सबको जो है कि पूर्ति करने का प्रयास करता है। तो अब यहाँ फिर हम 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिका 9, फिर यहाँ 1 होगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर अर्थात 0.33333 डाट डाट आप चाहे जितनी बार ले जाइए, अनंत बार ये चला जाएगा, भागफल 0.333 आता जाएगा। अब हमें यही चीज आपको समझाना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में यही पूछेगा। ठीक, अब देखिएगा कि दशमलव संख्या 2 प्रकार की होती है। एक हमारा शांत दशमलव होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, अशांत दशमलव। हम शांत दशमलव को हम क्या कहते हैं, अवसानी दशमलव भी कह सकते हैं, और हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव को हम क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति दशमलव भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे अब देखिए कि आप दशमलव के बारे में कुछ मत जानिएगा, सिर्फ अब एक चीज जानिएगा कि यही 2 चीज आपसे पूछेगा भी। देखिएगा क्या पूछेगा कि अब ये बताइए इनमें से, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि अब यहाँ पे अब देखिएगा, समझिएगा कि जो दशमलव होता है वो हमारा 2 है, एक शांत है और दूसरा हमारा क्या है, अशांत है। तो अब इसमें आप ये जाइए कि शांत का मतलब क्या हुआ, सोचिए। शांत का मतलब ये हुआ कि जो कुछ स्टेप जाने के बाद वो अपना स्थान रोक ले, वो पूर्ण हो जाए, वो शांत हुआ, अर्थात वो संतुष्ट हो जाए। शांत वही तो हुआ, साइलेंट, अर्थात मैं अगर संतुष्ट हूं तब तो मैं शांत बैठूंगा। अगर कोई भी घटना ऐसी होगी जो हमारे साथ बार बार घटती रहे, क्या मैं शांत बैठूंगा? बिल्कुल नहीं बैठूंगा। हम उस पर एक्शन लेंगे, हम आगे बार बार बढ़ते जाएंगे। तो अब जहां पर जो है कि शांत ना हो, जब प्रतिक्रिया बार बार होती रहे, वो क्या होगा, अशांत होगा। अशांत होने पर आप जानते हुए आप क्या कर सकते हो। तो अब यहीं पे शांत का मतलब हुआ कि जैसे आप ले लिए 1/2, क्या ले लिए, 1/2। तो अगर 1/2 को आप भाग दोगे तो अब यहाँ 0.0 2 पंचे 10, ये पूर्ण रूप से क्या हुआ, कट हो गया, अर्थात ये दशमलव के बाद निर्धारित हो गया, 0.5। अब फिर आप एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे ले लिए 5/2 ले लीजिए। अब इसको भी आप भाग देंगे 5 को 2 से, तो देखिएगा 2 दूना 4, 5 में से 4 गए 1, फिर 0.0, फिर 2 पंचे 10, ये भी कट गया। तो अर्थात इसका ये क्या हुआ, 2.5 हुआ, क्या हुआ, 2.5, ये भी शांत हुआ। अब अशांत में देखिएगा, अब इसका मतलब अब यहीं पे आप एक एग्जांपल ले लीजिए 1/3। अगर 1/3 को भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 0.33333, जितनी भी बार देंगे वही संख्या बार बार होती जाएगी। तो ये हमारा अशांत दशमलव कहलाएगा। तो ये चीज आप जान लिए। अब यहाँ पे इसको ये भी कह सकते हैं
कि अब यहाँ पे अगर ये अब यहाँ पे एक चिन्ह बार का, अब आप यहीं पे जान लीजिए थोड़ा सा बस, कि अब यहाँ पे अगर 0.333 अगर जैसे भी किसी भी भिन्न के संख्या में अगर जैसे यहाँ पे है 0.33333 बार बार जाए, तो आप इसको शांत करने के लिए अर्थात इसको जो है कि एक चिन्ह होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बार, क्या बोलते हैं, बार, तो अर्थात 0.3 बार। इसका मतलब ही हुआ कि ये संख्या बार बार रिपीट होने वाली है या यह संख्या बार बार रिपीट होगी। अब यहाँ पे जैसे 0.31414, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 0.314 पे आप क्या लगा देंगे, बार लगा, अर्थात 3 जो है कि जिस संख्या के ऊपर ये लाइन होगी वो संख्या बार बार रिपीट होगी। तो यहाँ पे सिर्फ अगर आपसे पूछेगा आपके सीटेट में, हमने आपको जितना बताया है इतना आप जानते रहिएगा, फिर आप हमारे साथ एक वीडियो में प्रैक्टिस करिएगा, तब आप इसका यूज अच्छे से समझ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा परिमेय संख्या। देखिएगा, हम आपको वीडियो हम बड़ा नहीं करना चाहते हैं, हम भी जानते हैं कि आपका पेपर जो है कि पेपर समय में हम वही चीज पढ़ते हैं जो ऑथेंटिक होता है, आपके सिलेबस में जो दिया है सिर्फ उतने आपको हम बताएंगे। तो अब यहाँ देखिएगा परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या अगर हम आपको पढ़ाना चाहें तो केवल परिमेय संख्या के टॉपिक पर ही 1 से 2 घंटे लग सकते हैं जो हम परिमेय बताएंगे, लेकिन हमें आपको सिर्फ इसका क्या बताना है, निचोड़ जो आपके सिलेबस में है। तो अब परिमेय संख्या के बारे में आपसे देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछेगा क्या, आपसे सिर्फ इतने पूछ सकता है कि ये बताएं निम्न में से परिमेय संख्या है, या आपसे पूछ लेगा कि बताइए पाई परिमेय संख्या है कि नहीं है, या आपसे पूछ लेगा कि 22/7 परिमेय संख्या है कि नहीं है, या आपसे ये पूछेगा निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो बस इतने पूछेगा जो आपके बेसिक में, बहुत ज़्यादा आप डिटेल ना जाइएगा, तो आप समझिएगा कि परिमेय संख्या क्या किसे कहते हैं। तो आप डेफिनेशन पढ़िए, लिखिएगा कि वे संख्याएं जिसे Q एंड Q बराबर डज नॉट 0 के रूप में होते हैं, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या, वे सभी संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा, आप समझ गए परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, और जहां पर Q बराबर डज नॉट 0, अर्थात हमारा जो भिन्न होता है, ये आप ले लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे आप समझिएगा कि अब जो हमारा भिन्न होता है क्या होता है, कि जैसे भिन्न हुआ ये 2/5, क्या हुआ, ये हमारा अंश होता है, ये अंश होता है, ये हमारा क्या होता है, हर होता है। तो आपने परिमेय संख्या के डेफिनेशन में पढ़ा कि वे सभी संख्या परिमेय संख्या होती हैं जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, और जहां पर Q बराबर डज नॉट 0 हो, अर्थात Q बराबर 0 ना हो, अर्थात जो हर हो वो हमारी कोई संख्या होनी चाहिए, वहां पर 0 नहीं होना चाहिए। कैसे, कि अगर आपसे कह दे 3/5 परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल परिमेय संख्या है। अगर यहीं पे आपसे पूछ ले 2/0 परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों कि आपने पढ़ा है कि जो हर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर आपसे पूछे 0/2 परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ 0 है। क्यों है, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हर में कोई संख्या है, तो ये संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी। अगर आपसे कोई पूछे ये बताइए, तो बताइए कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप बिल्कुल कहिएगा कि 0 एक परिमेय संख्या है। तो आप ये देखिएगा, तो आप यहीं पे आप फिर देखिएगा अपरिमेय संख्या के बारे में कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, या आप पहले ये देखिएगा कि अब यहाँ पे थोड़ा सा एक नोट लिख लीजिएगा। नोट
नोट में लिखिएगा कि जीरो जीरो परिमेय संख्या होती है। जीरो परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने आपको समझा दिया। और फिर अगर आपसे पूछे क्या कि 22/7, दूसरा नोट लिखिएगा कि 22/7 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हमने 22/7 क्यों लिखा दिया? क्योंकि कुछ लोग मानते क्या हैं कि आप इसको लिखिएगा, देखिएगा कि अब यहीं पे क्योंकि जो हम आगे आपको बताएंगे कि जो पाई होता है, ये पाई हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो आप दिमाग भिड़ा लेंगे कि पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 भी अपरिमेय संख्या होगी। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करिएगा। हमने आपको बता दिया है कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, और पाई अभी आपको आगे बताएंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। तो आप देख लीजिएगा, देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, अपरिमेय संख्या। लिखिएगा वे सभी संख्याएं जिसे जो या ऐसे लिख, वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में ना हो वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। वे सभी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो आपने यहाँ कहा कि वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त ना हो, वे सभी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। कि जैसे आप पहले नोट लिख लीजिएगा, इसमें नोट लिखिएगा। नोट जो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नोट पाई एक अपरिमेय संख्या है। फिर दूसरा लिखिएगा नोट में, अशांत दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। तीसरा लिखिएगा, जिन दशमलव संख्या के ऊपर बार चिन्ह लगा हो, वे सभी अपरिमेय संख्या होती है। कि अब बार चिन्ह का मतलब क्या हुआ? कि अगर आपसे जैसे पूछ ले कि बताइए 0.3 बार परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है, तो आप तुरंत कहिएगा कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आपसे देखिएगा, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम आपको लिखा दिए। अगर इसी को हम चाहें तो परिमेय संख्या से हम आपको बताए ना कि 1.5 से 2 घंटे की क्लास ले सकते हैं। उसके लिए आपके सीटेट के लिए उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप जितना हम आपको बताए इतना आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इतना आप जानते रहिएगा। अगर आपसे जैसे पूछे कि जीरो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो आप तुरंत कहिएगा कि जीरो एक परिमेय संख्या है। अगर आपसे पूछे क्या है, कि आप इसी में तीसरा जो है नोट लिख लीजिएगा। तीसरा लिख लीजिएगा कि अगर आपसे जैसे पूछ ले कि जो अनंत
अगर आपसे दे दे परमेय संख्या है कि अपरमेय, तो आप लिखिएगा अनंत, या ऐसे लिख लीजिए अनंत संख्या भी एक परमेय संख्या, एक अपरमेय लिखिएगा, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, बस इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, आप लिख लीजिएगा।